Hello guys, very good evening to all of you. How you all are? I hope you must be well. ओके सो अब हम अपनी लेक्चर सेकंड को चालू करते हैं। कल हमने लेक्चर वन अपलोड किया था और आप सभी लोगों ने उसको लाइक किया था और मैं उसके लिए सभी लोगों को थैंक यू कहूँगा। और प्लीज़ मेरे इस तरीके से लेक्चर्स आते रहेंगे, आप उनको सुनिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे लेक्चर सीरीज से काफ़ी अच्छा सीखेंगे। और ये जो डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को मैं बहुत लंबे तरीके से एक अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। अभी मैं एक फंडामेंटल तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि चीज़ को अगर हमको बहुत मजबूती से अगर सीखना और समझना है तो हमको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि कोई चीज़ अगर हम लेके आते हैं तो उसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आज हमको गर्मी लगती है, तो गर्मी लगती है तो उस चीज़ से हम कैसे निजात पाएं। तभी लोगों को पहले प्रॉब्लम आती है, उसके बाद सॉल्यूशन आता है। तो ये जो डेमोक्रेसी के लिए इतने लोग दुनिया में जद्दोजहद कर रहे हैं, हम लोगों ने कितना जद्दोजहद किया आपको मालूम है। लगभग लगभग 150 साल तक हम लोगों ने अंग्रेजों की हुकूमत की, यानी कि कॉलोनियल रूल के अंडर हम लोग रहे। उसके बाद हमारे कितने न जाने जो हमारे जो पूर्वज हैं, हम हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने अपनी जान को कुर्बानी पर लगाया। उसके बाद आज हम इंडिपेंडेंटली बैठ के अपने घरों में एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो समस्या को रिजॉल्व करने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं। ये मैकेनिज्म ही हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें एक फ्रेम के अंदर सारी ऑडियंस अपनी लाइफ को लीड कर रही है, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रही है, जिसे हम आज डेमोक्रेसी का नाम दे रहे हैं। तो आज इस लेक्चर सीरीज में मैं थोड़ा सा कल की बात को हल्का सा रिकैपिचुलेट करके आगे बढ़ूंगा। जैसे कल हमने देखा था कि हमारे लैटिन अमेरिका में जो चिली है, वहाँ पर सबसे पहले एक एक डेमोक्रेसी का पावर, डेमोक्रेटिक पावर थी। उसको मिलिट्री कोप ने अक्वायर किया। फिर कुछ टाइम तक उन्होंने पावर किया, फिर से लोगों ने प्रोटेस्ट किया और अगेन डेमोक्रेटिक कंसेप्ट लेके आए। तो दूसरी तरफ हम अगर यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में पोलैंड में हमने देखा कि वहां पर पहले जो गवर्नमेंट थी उसको लोगों ने ही बनाया था, लेकिन उस गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही पार्टी थी जो कि अपना ही वर्चस्व चलाती थी। जो भी डिसीजन लिया जाता था उसे खुद के द्वारा ही लिया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि लोगों ने उसको बनाया तो था, लेकिन उसका कोई कॉम्पिटिटर ना होने के कारण वो अपनी इच्छाओं को लोगों पर चलाता था। तो ये भी एक मोनार्की का ही फॉर्म है। तो उसके बाद वहाँ की पॉपुलेशन ने, वहाँ की जो वर्कर्स थे, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया और फाइनली वहाँ पे भी इलेक्शन हुआ और एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो बनी। और उसके बाद वहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ किए जा रहे थे, जैसे कि मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सोवियत यूनियन का जो पोलैंड पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जो वहाँ पर सोशलिस्ट के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे थे। तो उसके बाद फिर जो लेबर पार्टी ने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया, उन्होंने कैपिटलिस्ट पावर को अडॉप्ट किया। कैपिटलिस्ट मीन कि जो भी यहाँ पर इकोनॉमी अर्निंग के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, वो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हाथ में ना होते हुए किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथ में होती थी। यानी वहाँ पर मार्केट को चलाने वाला हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था, जो कि वर्तमान में आज हमारा यूएसओ फॉलो कर रहा है, द फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब सबसे पहले जो एलएनडी जो मैंने आपको बताया था, वो भी लगभग सोशलिस्ट के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा था। उसके बाद जो बैचलेट, मिचेल बैचलेट आई, जैसे कि मैंने आपको बताया एयरफोर्स कमांडर की वो जो डॉटर थी, उन्होंने लगभग मिडल वाला कंसेप्ट फॉलो किया। ना तो उन्होंने कंप्लीटली सोशलिस्टिक कंसेप्ट को फॉलो किया और ना ही कंप्लीटली कैपिटलिस्ट को फॉलो किया था, उसने मिक्स्ड कंसेप्ट को फॉलो किया था। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ people are marching for the to get the democracy, and another part we are facing the setbacks of democracy in case of Poland, right? तो अब हम इस सीरीज की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले घाना। घाना का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो कि वेस्ट अफ्रीकन की एक कंट्री है। ये 1957 की बात है कि उसी दौरान आपको मालूम है 20वीं सेंचुरी में हमारी इंडिया भी डेमोक्रेसी की तरफ काफ़ी इंडिपेंडेंस हमने, जैसे कि आपको हम सभी जानते हैं कि 1947 में वी गॉट द इंडिपेंडेंस। तो इंडिया को देखकर अफ्रीकन कंट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई। उन्होंने भी कॉलोनियल रूल को डिनाई करना चालू कर दिया था। कॉलोनियल रूल मीन्स द ब्रिटिश पावर वाज देयर।
तो उसके बाद वहाँ के लोगों ने भी प्रोटेस्ट चालू कर दिया था। तो उसमें से घाना एक ऐसी कंट्री है, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जो वर्कर्स लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चालू किया और 1947 1957 सॉरी 1957 की डेट को उन्होंने कॉलोनियल रूल को एबॉलिश कर दिया था और वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ का बेटा था जो कि पेशे से एक टीचर था, वो उस पार्टी का लीडर बना और वहाँ का वो एक सबसे पहले एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर वो बनाया गया पीपल के द्वारा। फिर कुछ टाइम बाद वो वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन गया था। वो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था घाना का, जो कि ब्लैक स्मिथ का बेटा था, वो हमारे नेहरू जी के एक फ्रेंड भी था और नेहरू जी की जो नोशन है उनसे काफ़ी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस था। लेकिन नेहरू जी और उस घाना प्रेसिडेंट के बीच में एक बड़ा सा डिफरेंस था कि उसने क्या किया, जैसे ही प्रेसिडेंट बना था उसने फॉरएवर के लिए अपना आप को प्रेसिडेंट वहां पर अनाउंस कर दिया था, यानी अब जब फ्यूचर में हमेशा के लिए प्रेसिडेंट वो ही रहने वाला है। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी का जो पिलर था उसको उसने ब्रेक कर दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं बोलती है। डेमोक्रेसी ये बोलती, फेयर चांस बोलती है। एक व्यक्ति अगर सरकार गवर्नमेंट में आ गया है तो अगर लोग उसको आगे पसंद नहीं करना चाहते तो उसकी गवर्नमेंट को वो गिरा सकते हैं। लेकिन घाना में क्या हो रहा था कि उसने अपने आप को हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बना दिया था। इसका मतलब ये है कि लोगों के राइट्स को उसने ग्रेस्प कर लिया। अब लोग अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी नहीं सकते। तो ये डेमोक्रेसी कंसेप्ट को अबॉलिश करना ही हम कहेंगे। उस केस में क्या हुआ कि 1966 में फिर से वहां पर मिलिट्री कोप हुआ घाना में और उस जो पीपल के द्वारा लोगों को उसको बनाया गया था प्रेसिडेंट को, फिर से वो पावर को अबॉलिश किया और मिलिट्री कोप वहां पर हो गया। घाना एक ऐसी कंट्री है जो कि अफ्रीका में सबसे पहले दे गॉट द इंडिपेंडेंस एंड दे फॉलो द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक। बट प्रॉब्लम इस बात की है कि उन्होंने इंडिपेंडेंस वो हुए, डेमोक्रेसी कंसेप्ट फॉलो किया, फिर से मिलिट्री को वो लोग मिलिट्री को वहां पर हुआ, यानी मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ने हमारी जो 1950 में हमने वी गॉट द रिपब्लिक कंट्री, तो हम काफ़ी लंबे समय तक अपने इस डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को और हम कह सकते हैं रिपब्लिक कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इंडिपेंडेंस दे गॉट इंडिपेंडेंट, दे फॉलो द डेमोक्रेटिक कंसेप्ट फॉर द फ्यू टाइम्स, देन अगेन मिलिट्री को वाज देयर। जैसे कि अगेन हम मैं एक दूसरा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि नेपाल में भी इंडिपेंडेंस, दे गॉट द इंडिपेंडेंस एंड दे यूज द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक। लेकिन क्या हुआ कि 2005 में नेपाल में एक अनदर किंग आया, उस किंग ने उस डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को एबॉलिश कर दिया और खुद का अपना शासन लागू कर दिया था नेपाल में। ये 2005 की लगभग बात है। तो हम भी वहां देखते हैं पहले डेमोक्रेसी नेपाल में आया, उसके बाद फिर से वहां पर मोनार्की फॉर्म हुआ। मोनार्की फॉर्म मतलब राजसीय शासन कह सकते हैं, जैसे पहले के जमाने में राजा ही शासन किया करते थे, उसको मोनार्की फॉर्म कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है सबसे पहले वो भी डेमोक्रेटिक, दे गॉट इंडिपेंडेंस एंड दे दे डिपार्ट फ्रॉम द इंडिया एंड मेक टू पार्ट्स। उस केस में भी 1999 में परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 से पहले वहाँ के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद उन्होंने भी वहाँ पर जो एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने आर्मी रूल अप्लाई किया पूरे पाकिस्तान में, और उन वहाँ भी उनकी डेमोक्रेसी बुरी तरीके से चरमरा गई थी, क्योंकि परवेज मुशर्रफ जो था वो अपने हिसाब से मिलिट्री के अकॉर्डिंग पूरी पाकिस्तान को ऑपरेट कर रहा था। तो वहाँ पर भी बड़ी समस्या थी, वो डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाए। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरी हुई हैं। सद्दाम जब से परवेज मुशर्रफ जी हैं उस पावर से हटे हैं। अब इसी बात को हम थोड़ा और आगे ले जाना चाहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है जो कि एक आइलैंड कंट्री है, म्यांमार के बारे में आप सभी जानते होंगे। म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा है। ये जैसे कि हम जानते हैं कि म्यांमार गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1948 आई थिंक 1948 में उसने आज़ादी प्राप्त की थी म्यांमार ने, और उन्होंने भी डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को फॉलो किया था। और उसके बाद 1962 में वहाँ पर भी मिलिट्री कोप हुआ। वहाँ पे जो गवर्नमेंट था, जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को उन्होंने अबॉलिश किया और मिलिट्री रूल को उन्होंने लागू कर दिया पूरी कंट्री में। मिलिट्री मिलिट्री का जो शासन था लगभग लगभग 25 से 30 साल म्यांमार में चला। उसके बाद एक पार्टी सामने ऐसी उभर के आई जिसको हम नाम रिकॉल कर सकते हैं, द लीग फॉर द रिपब्लिक
लीग फॉर द रिपब्लिक ऑफ कंट्री, जिसकी लीडर थी, आप सभी जानते हैं, सूची। सूची के नाम से एक लेडी थी, जिसने 1990 में इलेक्शन करवाया पूरे म्यांमार में। और इलेक्शन में क्या हुआ कि सूची गॉट द हाईएस्ट सीट फ्रॉम द म्यांमार। लेकिन वहां पर जो मिलिट्री का जो प्रेसिडेंट था, उसने उस इलेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं किया और अपने पोस्ट से रिजाइन करने के लिए मना कर दिया था। इस कारण उसके अपोजिशन में जितने भी लीडर्स थे, उन सभी को उसने 20 से 25 साल के लिए कैद में डाल दिया था। जिसमें हम देखते हैं कि जो सूची, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन को जीती थी, उनको भी एक पर्टिकुलर हाउस में उन्होंने बंद कर दिया और काफी साल तक वो आज भी उसी हाउस में बंद है। लेकिन वो लेडी इतनी ब्रेव है कि उसने उस हाउस में बंद रहकर भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट मार्च को आगे उसने गो हेड किया, जिसके कारण उस लेडी को नोबेल पीस प्राइज भी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया है और नोबेल पीस प्राइज उसको दिया गया है। तो ये म्यांमार की बात है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? कि डेमोक्रेसी एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर व्यक्ति को फेयर चांस देती है लाइफ जीने का, फेयर चांस देती है सत्ता बनाने का, सत्ता बिगाड़ने का, वोट डालने का और चुनाव में खड़ा होने का। लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारा एक ओल्ड कंसेप्ट है कि आज ह्यूमन बीइंग में एक बहुत बड़ी ये कमी है कि हर इंसान ही, एक इंसान सभी इंसान को अपने साथ चलाना चाहता है, जो कि ऐसा नहीं है। ये जो राइट्स है सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जीवन जीने की आज़ादी होना चाहिए है। किस टाइप से वो अपनी लाइफ को जीना चाहता है, उसके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। अब ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि कंट्रियों में किस तरीके से डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को लाया गया था, मोनार्की फॉर्म को कैसे अबॉलिश किया गया था। अब हमने देखा कि डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि चुनाव, इलेक्शंस किए जाते हैं। इलेक्शन एक प्रोसीजर होती है, एक मैकेनिज्म होता है, जिसमें एक लीडर सामने आता है। लीडर वो सभी किसी पर्टिकुलर, वी कैन से दैट, किसी कंस्टिट्यूएंसी या पर्टिकुलर एरिया से निकल के एक लीडर आता है, जो कि वहाँ की रिमेनिंग ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सभी लोग उसके फेवर में वोट डालते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट में वोट डालते हैं। जिसके पास मेजोरिटी आती है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ भी बड़ी एक समस्या थी कि जो जो कंट्रीज डेमोक्रेसी के इंडिपेंडेंट हुई और डेमोक्रेसी के लिए आगे बढ़ी, तो वहां पर भी बड़ा, जैसे कह सकते हैं, पार्शियलिटी थी। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करेंगे कि यूएसए भी एक ऐसी कंट्री है जिसमें 1965 में आकर दे अडॉप्ट द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल सफरेज। ये क्या मतलब है? व्हाट डज मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? इसका मतलब ये होता है कि हर यूथ को वोट डालने का अधिकार है। हर मैन को, हर विमेन को, हर ब्लैक को, हर व्हाइट को, हर रिच को, हर पुअर को, सभी व्यक्तियों को शासन में टेक पार्ट करने के लिए राइट्स मिलना चाहिए। तो ये कंसेप्ट देखिए आप, ये 1965 में आके यूएस ने अडॉप्ट किया। पहले वहां पर क्या होता था, बिल्कुल वहां वोट डाले जाते थे, लेकिन काफी चुनिंदा वोट डाले जाते थे। जो लोग काफी रिच हुआ करते थे, उनके पास कुछ काफी ज्यादा जमीन हुआ करती थी, सिर्फ उन सिलेक्टेड लोगों को ही वो लोग इनवाइट करते थे वोट डालने के लिए कि आप आइए और वोट डालिए। बाकी जो लोग पुअर पर्सन हैं, जो लेडीज हैं, उनको किसी प्रकार का राइट्स नहीं था वोट डालने का। तो ये भी हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी कहती है कि वोट डालने के लिए हर यूथ को एक पर्टिकुलर एज फिक्स की जाएगी, उसमें सभी को अलाउ किया जाएगा, चाहे मैन हो या वुमेन, रिच या पुअर, ब्लैक और व्हाइट, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो जो कि यूएस में 1965 तक आते आते बात हुई। और कहाँ हम कह सकते हैं कि 1980, जैसे हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो कि 1945 में ओवर हुआ था, उसके बाद ही काफी ज्यादा कंट्रीज में लोग ने इंडिपेंडेंस को गेन किया और डेमोक्रेटिक की तरफ बढ़ना चालू किया। लेकिन प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी को हो अडॉप्ट करते करते बड़ा टाइम लगा, और आज भी ऐसी काफी कंट्री हैं जो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को, रिपब्लिक को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1989 में हुआ था, उसके बाद भी काफी ज्यादा जो ब्रिटिश कॉलोनी नॉर्थ अमेरिका में थी, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट 19 से 1990 समथिंग अपने आप को उन्होंने एज अ इंडिपेंडेंट कंट्रीज अनाउंस कर दिया था। और वो आगे चल के उन्होंने ही अपने ग्रुप बना दिया, जिसको आज हम यूएसए के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
वो कौन है? वो पहले ब्रिटिश कॉलोनीज आके वहां पर रहने लगी थी नॉर्थ अमेरिका में। उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया और बाद में यूएसए को फॉर्म कर दिया, राइट। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट है वो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले फॉलो किया था, जो कि 1983 की समथिंग न्यूजीलैंड ने लिया था। और इंडिया में जैसे कि हम जानते हैं कि वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड वी गॉट द राइट टू वोट इन 1950। 1950 में हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था, इम्प्लीमेंट किया था। और उसके बाद जो भी इलेक्शन प्रोसेस चालू हुई उसमें सभी को राइट्स मिला था वोट डालने का। इसी प्रकार ये जो जो कंसेप्ट है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वोटिंग, ये काफी ज्यादा अफ्रीका में भी चला। अफ्रीका में ओनली 1994 में आके दे गॉट द इंडिपेंडेंस एंड दे बिकम द रिपब्लिक कंट्री, यू नो। तो 1994 में अफ्रीका में सभी लोगों को एक राइट्स मिला वोट डालने के लिए। तो ये भी एक हमारे पास बिग प्रॉब्लम थी कि आफ्टर गेटिंग द डेमोक्रेसी हाउ कैन बी लीड द एक्चुअल फंक्शन और एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो हर एक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करते करते आगे बढ़े हम लोग। तो फ्रेंड ये मैंने एक आपको लेक्चर में ये चीज आपको एक स्टोरीज और पर्टिकुलर किसी कंट्री की इस प्रकार की न जाने कितनी कंट्रीज हैं जहां पे पहले भी इस समस्या हो रही थी और आज भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी के लोग आज भी लड़ रहे हैं और जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, या जहाँ पर इलेक्शन जो लोग जो वहाँ के जो लीडर्स हैं जो रूलर हैं लोगों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो डिक्टेटरशिप कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। हम वैसे कह सकते हैं आज प्रेजेंट में लगभग लगभग 190 प्लस में कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को फॉलो कर रही हैं। मैनी टाइम्स उन्होंने बिगाड़ भी दिया है और फिर से बना रहे हैं। अब हमने ये चीज देखने के बाद हमने देखा कि हाँ डेमोक्रेटिक कंसेप्ट ये है कि भाई वहां पर जो रूलर्स है उसको लोगों के द्वारा बनाया जाता है और लोगों के द्वारा ही हटाया जाता है। तो अब हम एक बात लेते हैं कि इंडिया में जैसे कि एक शासक है, एक पावर है जो कि लोगों को ऑपरेट करता है, लोगों की विश को पूरा करता है, लोगों के अकॉर्डिंग चलता है। अमेरिका में पावर है, अमेरिका में ऐसी गवर्नमेंट है जो कि लोगों के अकॉर्डिंग चलती है। तो ये तो इंटरनल बात हो गई कि हर कंट्री में एक डेमोक्रेटिक कंसेप्ट फॉलो किया जा रहा है और वहां पर उनके हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन अब इसी हमारी इस दायरे को हम थोड़ा सा जंप करा के हम इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हम ये बात करते हैं कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की ऑडियंस को या पब्लिक को हैप्पी करने के लिए या उनकी अकॉर्डिंग चलने के लिए गवर्नमेंट है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड बात करेंगे, तो क्या यहाँ पर भी इस तरह कंसेप्ट है जिसे हम डेमोक्रेटिक कंसेप्ट कहते हैं? कि डेमोक्रेसी कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली फॉलो किया जाता है क्या? कि यहाँ भी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी एक कंट्री है उसको दूसरी कंट्री परेशान कर रही है, उस पर आक्रमण कर रही है, तो उसको उसको हेल्प करने के लिए क्या कोई पावर बैठी हुई है जो सभी इंटरनेशनली कंट्री पर को अडॉप्ट किया हुआ है और अपना एक रूल्स वहां पर अप्लाई कर रहे हैं? तो जैसे कि हम देख सकते हैं आ, किसी पर्टिकुलर कंट्री में जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए बाहर से कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं आती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। यानी इंटरनल मैटर्स जो होते हैं वो इंटरनल व्यक्ति के द्वारा ही रिजॉल्व किए जाते हैं। लेकिन यस, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास हैं जो कि ग्लोबली जो भी पीस को कोई लोग जैसे इंटरनेशनल पीस है उसको कोई कोई हार्म करना चाहता है, उसको डिस्टर्ब करना चाहता है, तो यस ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको टैकल करता है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। मैं थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के बारे में पहले आपको बताना चाहूंगा कि उसका क्या स्ट्रक्चर है। मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आज वर्तमान में ऑलमोस्ट 192 मेंबर्स कंट्री हैं, जिसको हम जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ उसी के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसमें 15 मेंबर हैं, 15 मेंबर्स हैं। उस 15 मेंबर्स में 5 मेंबर ऐसे हैं जो कि उस यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं। उन 5 परमानेंट मेंबरों के नाम मैं आपके सामने बताना चाहूंगा,
इसमें सबसे पहले यूएसए आता है, दूसरा आपका यूके, चाइना, रसिया और फ्रांस। ये 5 कंट्री ऐसी हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर कंट्री हैं। इन सभी के पास वीटो पावर है। अब आप पूछेंगे कि व्हाट डज द मीन ऑफ वीटो पावर? तो वीटो पावर का मीनिंग निकलता है आई फॉरबिड, मैं मना करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। इसका मतलब ये है कि सपोज करो यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने कोई डिसीजन लिया कि हमको जाके इस कंट्री में मैटर को सॉल्व करना है। सपोज करो हमारी इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है। अगर बोले कि रशिया के बोले कि हमको जाके पाकिस्तान के लोगों को समझाना चाहिए या उनको उनकी भाषा में समझाना चाहिए। अब चाइना ने बोल दिया नहीं, मैं इस डिसीजन से सहमत नहीं हूं, तो रशिया इस काम को नहीं कर सकती। कुल मिला के कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो वो 5 लोग ही लेंगे, और पांचों में से किसी एक व्यक्ति ने मना कर दिया कि नहीं मैं इसके लिए एग्री नहीं करता, तो फिर आगे वो डिसीजन नहीं बढ़ेगा, वो किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले पाएंगे। अब दूसरी तरफ थोड़ा सा और बताऊंगा कि जो 15 मेंबर हैं, उन 15 5 तो परमानेंट हो गए, अब बचे आपके पास कितने? 9। उन 9 मेंबर हर 2 साल के लिए एक मेंबर नॉमिनेट किया था हर कंट्री से। वो उन उन 9 मेंबर्स को बनाता कौन है? जो 192 मेंबर्स हैं। हर साल उनकी एक मीटिंग होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में सभी लोग बैठते हैं। उसी प्रकार 192 मेंबर्स कंट्री हैं वो कि यूनाइटेड नेशन के हॉल में बैठ के उन 15 जो 9 मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करती है और बनाती है। तो ये यूनाइटेड नेशंस एक संस्था है जो कि हमारे इंटरनेशनल पीस को कंट्रोल करती है। अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम है किसी कंट्री को, उसको हैंडल करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्लोबली एनवायरमेंटल में काफी ज्यादा हार्म हमारे हमको देखने को मिल रहा है, यानी एनवायरमेंटल में काफी डिग्रेडेशन हो रहा है। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक समिट होता है, उसको हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज कराता है और कंट्रीज को समझाता है कि आपको किस हद तक अपने किसी पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखना है और हमारे इस एनवायरमेंटल को आपको बचा के रखना है। तो इस प्रकार के जो मेजर डिसीजन हैं, इन सभी को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही लिया जाता है। तो आज हमने ये चीज समझी, डेमोक्रेसी कंसेप्ट को समझा, हमने इंटरनेशनल डेमोक्रेसी कंसेप्ट किस हद तक फॉलो हो रहा है उसको भी समझा, और हमने देखा कि मोनार्की और डेमोक्रेटिक के बारे में समझा। मोनार्की के बारे में आपको मैंने बताया। आगे हम अब पेनिट्रेट करेंगे इस डेमोक्रेसी के फर्दर जो पार्ट्स हैं, उसमें क्या और डेमोक्रेसी को कहाँ से कितना और पावर मिलता है, क्या इसकी नीड्स हैं, डेमोक्रेसी की नीड्स क्या क्या है, उनके बारे में हम जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर आएगा मैं उसमें आगे बढ़ूंगा, और इसके और कंसेप्ट को हम बखूबी और अपने एक सिंपल शब्दों में मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अगेन मैं आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाइए। आप पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त हैं, उन फेलो फ्रेंड्स हैं, उन सभी के बीच में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।